तो आज हम लोग बड़ा एक इंटरेस्टिंग फाउंडेशन लेने वाले हैं, है ना, जिसको लेके आप पूरा फिजिक्स उसकी फाउंडेशन पे खड़े करोगे। ये हुआ मैकेनिक्स का फाउंडेशन। पहले हमें समझना है कि रिगार्डिंग द थिंग्स रिलेटेड टू मैकेनिक्स और डायनामिक्स भी इसके अंदर आएगा। और यू आर दिस इज ए फाउंडेशन कोर्स, यू नो। इसमें हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो दैट विल बी से अराउंड 20 टाइम्स पढ़ी दैट गिवन इन योर बुक। बुक वाली चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और बहुत लो फॉर्मेट में समझाते हैं, हम लोग थोड़ा डीपर फॉर्मेट में जाएंगे, लॉजिक के साथ क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे नहीं होता है ना। ढेर सारे लॉ इसके अंदर आएंगे, ढेर सारे लॉ मीन्स न्यूटन्स लॉ वगैरह आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह आएगा, बहुत सारे लॉ आएंगे। बहुत सारे नए टर्म भी आएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सारे का नेचर अलग अलग है ना। इस सारे के बारे में पढ़ना है, तो सारा चीज़ों को बारीकी से समझेंगे तो हम उसको यूज कर पाएंगे आगे। क्योंकि जैसे हम न्यूटन्स लॉ में घुसेंगे तुरंत बोलेगा एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। क्या इसका मतलब हुआ? वाई एक्सटर्नल, वाई नॉट इंटरनल, वाई नॉट बैलेंस्ड? तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? तो उस सब चीज़ों को समझाने के लिए हमें पहले अपना फाउंडेशन बनाना है। आज की क्लास में पूरा थ्योरी में सारा चीज़ हम देखेंगे। क्या है आप कहोगे अबाउट व्हाट इज ए फोर्स, अगर पूछेंगे क्या कभी आप फोर्स क्या है फील किए हो? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स और एक्सर्टेड ए फोर्स? नहीं। फोर्स क्या है? पुश और पुल को भी हम फोर्स कहते हैं। अच्छा, इट इज ए पुश और पुल। और क्या? कोई बॉडी को अगर मोड़ के उसका शेप बदलना है तो कौन सा होता है? टर्निंग फोर्स। कोई बॉडी फोर्स भी किसी बॉडी को टर्न भी कर सकता है, जो टर्निंग इफेक्ट देता है वो भी एक फोर्स है कि नहीं? टर्निंग इफेक्ट देने वाली जो एजेंट है उसको हम कहेंगे ये भी एक फोर्स है। So what a force can do? It can push or pull a body. It can change the shape and size of a body. बोतल को पकड़ा, क्रॉस कर दिया तो गया। फिर भाई ये फोर्स यूर डूइंग। फोर्स के रिलेटेड प्रेशर भी आता है, आप प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हो। फोर्स के हेल्प से आप कोई चीज़ को घुमा सकते हो। फोर्स की हेल्प से कुछ वर्क कर सकते हो, कोई चीज़ को ढकेलते हुए ले जाओगे। तो फोर्स इज एजेंट कैन डू मल्टीफेरस वर्क्स, मल्टीफेरस थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये फोर्स के बारे में थोड़ा फील तो होता है लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं कभी मिठाई नहीं खाया, आई हैव नेवर टेस्टेड ए स्वीट। तुम रसगुल्ला खा के आए, एक्सप्लेन मी हाउ इट फील्स, कैन यू एक्सप्लेन? मैं कभी नहीं खाया, कैसा लगता है? मीठा मीठा क्या होता है मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं? तो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है हम फील तो कर सकते हैं, थोड़ा एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है। जबकि हमको सबको समझ में आ गया है, फील कर चुके हैं, तो व्हाई टू नैरेट अपॉन दैट, लेट अस गो टू डायरेक्टली कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स को हम ढेर सारे कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हुआ, फोर्स को हम दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दुनिया में जितनी किस्म की फोर्स है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हुआ मैग्नेटिक फोर्स। ऑल फोर्सेस यू नो, जितने फोर्सेस को आप जानते हो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। आप बोलोगे सर कोई बॉडी को ऐसे में पुश किया तो क्या ये जो पुशिंग फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब बाय मैग्नेटिक इफेक्ट और चार्ज इफेक्ट यू आर गेटिंग द फोर्स। जब मैं ये बॉडी को पुश करने के लिए टच करता हूँ, क्या डू यू थिंक द इलेक्ट्रॉन्स एट द टिप ऑफ माई फिंगर आर एबल टू टच द इलेक्ट्रॉन्स हियर? तो लाइक चार्जेस है, रिपल्सन होता है, जब पास लाते हैं तो ही वो रिपल हो जाते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हुआ, जिसके चलते मैं इसको पुश कर रहा हूँ। कोई चीज़ को हम खींच के लंबा किए, छोड़ देते हैं तो वापस आ जाता है। कौन खींच के रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो खींच के ला रहा है। सो दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। चाहे आप कहो कि कोई कॉन्टैक्ट फोर्स हो, या फिर कोई मान लो कि अपथ्रस्ट हो, या फ्रिक्शनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, जितने सारे फोर्स आप जानते हो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। टेंशन इन ए थ्रेड, कोई थ्रेड को खींच के रखेंगे उसमें एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है। दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बस उससे निराला एक ही फोर्स है, दुनिया का सारा फोर्स एक तरफ, दूसरा एक तरफ। क्या है ये?
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स बिटवीन टू मासेस। समझ में आया? वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो दो मास के बीच में अट्रैक्शन है उस फोर्स को छोड़ के बाकी सारा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो ये क्या हो गया? फोर्स बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां पर ऑल अदर फोर्स, ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है अदर देन दिस। क्या ये बातें समझ में आया? मैं इसलिए बताया क्योंकि ये काफी साल पहले मेडिकल एंट्रेंस में ही आ गया था कि इसे 3-4 तो फोर्स दिया था और उसमें दिया था वेट ऑफ ए बॉडी, कौन सा चीज जो है बाकी से अलग है, वेट ऑफ ए बॉडी बाकी सबसे अलग है, बिकॉज दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सारा फोर्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। समझ में आया? तो फोर्स को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हुआ जब हम कोई फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे, कोई फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें फोर्स के बारे में क्या क्या जानकारी होना है? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना जरूरी है, बट नोइंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज इट एनफ टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी? लेट अस सी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में। फोर्स एक वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है? यू नो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बार बार होता है? मैग्नीट्यूड जो है इज एक्सप्रेस्ड इन MKS यूनिट सिस्टम बाय न्यूटन। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन। और भी यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट है, जब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ तो तब उसको देखेंगे, फिलहाल शुरुआत के लिए। तो फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन। हाउ यू डिफाइन 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज a force which when acts upon a 1 kg mass makes it to accelerate at 1 meter per second square। ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारा चीज न्यूटन सेकंड लॉ से देखेंगे। शुरू में हमें मानना पड़ता है कि नहीं? जैसे तुमको बचपन में पढ़ाया गया 2 4 jar 8, क्यों हुआ 8 पूछते तो तुम सीख पाते क्या? नहीं, बड़े हुए तो पता चला 2 4 2 2 4 जोड़ो तो 8 होता है। हाँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 मिलके 8 होता है। तो पहले तो हम लोग कुछ चीजें एक्सेप्ट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि हाँ ये सही है, जस्टिफाई कर लेंगे। तो एट द बिगिनिंग वी हैव टू अस्यूम कि 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज ए फोर्स which when acts upon a 1 kg mass makes it to accelerate at 1 meter per second square। मतलब 1 न्यूटन कौन सा फोर्स है? अगर कोई एक 1 kg मास के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये चलने लगेगा कुछ एक्सीलरेशन में, कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में? तो अभी यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फोर्स। ठीक है, पहले हम देखें कि फोर्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस उतना ही उसके बारे में जानना, उसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानना है, क्योंकि वेराइटीज ऑफ फोर्सेस आर देयर। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। पुश करना, पुल करना, रगड़ के जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, कोई थ्रेड को खींच लो तो टेंसाइल फोर्स आ रहा है, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अदर देन द फोर्स बिटवीन 2 masses, the gravitational force। आपको मालूम होगा, वही न्यूटन ही बताए थे, each mass attracts every other mass। तुम दोनों अगल बगल में बैठे हो ना, तुम दोनों में एक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन। इफ यू कैन सेंस माइन्यूटली, यू कैन सेंस दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू। और ये अर्थ भी तो तुमको पुल कर रहा है, तब तुम ऊपर जब करते हो तो फिर नीचे गिर जाते हो, क्योंकि अर्थ इज पुलिंग यू, यू आर एबल टू सेंस, दैट इज व्हाट यू कॉल इज योर वेट, है कि नहीं? तो वो फोर्स तो है, लेकिन हम
ये सारे टर्मिनोलॉजी के साथ एक्वेंटेड होना चाहते हैं। पहला हुआ कोई एमकेएस यूनिट सिस्टम में मैग्नीट्यूड को हम कौन सा यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं फोर्स का? न्यूटन में। 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट फोर्स व्हिच व्हेन एक्ट्स ऑन 1 kg मेक्स इट टू मूव विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पॉइंट नंबर 2 हुआ, हम इसमें से ये भी एक्सेप्ट करके चलेंगे और बाद में हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे, फिलहाल तो एक्सेप्ट करना है। if a force F Newton acts on a mass of m kg and it accelerates at a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन क्या आपको रिलेशन मालूम है? एफ एम ए में क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना? एफ इज इक्वल टू एम ए, ये रिलेशन मालूम है। कैसे हुआ? कैसे हुआ मालूम नहीं, सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, है ना? अब कैसे हुआ ये प्रूव करेंगे। ये नहीं कि एफ इज इक्वल टू एम ए कैसे हो गया हम बोल देते तुम मान लिए, बट शुरू में तो मानना ही पड़ेगा, बाद में आगे चल के देखेंगे कि नहीं ये चीज ऐसा है। बचपन में हुए तो क्या पढ़ाया गया? सन राइजेस इन द ईस्ट, नहीं सेट्स इन द वेस्ट। बड़े हुए तो पता चला कि नहीं सन अपनी जगह है, हम ही घूम रहे हैं। छोटे बच्चे को बताओगे तो सन अपनी जगह है, हम घूम रहे हैं। बोले कहाँ घूम रहे हैं, हम तो खड़े हैं। तो ना, अब आप लोग छोटे बच्चे हो मैकेनिक्स का, धीरे धीरे आगे जाओगे तो चीजें असलियत में ढंग में लॉजिक के साथ आपके सामने आएगा। एक्सेप्ट इट। अच्छा, ये हो गया फोर्स का यूनिट हो गया। नाउ फोर्स को और भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हुआ कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं? अगर कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो बैलेंस्ड फोर्स है। कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो नेट फोर्स है, क्या कहेंगे इसको? सम ऑफ all forces acting on a body is nothing but the vector sum of all forces. अगर कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो you have to go for the vector sum of all these forces. ठीक है, अब if F net is equal to 0 तो ये फोर्सेस को क्या कहेंगे? F1, F2, F3, the set of forces is called balance forces. समझ में? तो आप कहेंगे the set of F1, F2, etc. is called a balanced force. It's called balanced forces. मतलब ये सारा फोर्सेस एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए हैं। नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तो हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। एल्स दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कितना सिंपल है, ये सब चीज आप जानते हो, कोई नई चीज में नहीं बता रहा हूँ, जो आपको मालूम है। मैं खाली सिस्टमेटिकली जा रहा हूँ ताकि आई कैन डेवलप व्हाट आई वांट टू से। अगर मैं फिगर में आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है और मान लो कि यहाँ पर कोई फोर्स ऐसा आ रहा है 20 न्यूटन का, और दूसरे केस में ऐसा एक फोर्स आ रहा है से समथिंग लाइक 12 न्यूटन का, और ऐसा एक फोर्स आ रहा है 8 न्यूटन का, तो आप क्या कहोगे? दिस सेट ऑफ फोर्सेस इज ए बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस की अनबैलेंस्ड फोर्स सेट ऑफ फोर्सेस? ये हो गया बैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर ये कुछ थोड़ा सा बदल देते हैं इसमें से, सब कुछ वही रहते हुए बस मैं क्या करता हूँ 8 न्यूटन को थोड़ा घुमा देता हूँ, थोड़ा, अरे घुमा नहीं, हाँ 8 न्यूटन को थोड़ा घुमा देता हूँ ऐसा। अब ये जो 8 न्यूटन फोर्स है, क्या ये सिस्टम अभी बैलेंस्ड फोर्स है? ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। छोटे मोटे चीज है, सबको मालूम है, कोई नई कहानी इसके अंदर है नहीं, कोई डिफिकल्टी इसमें है नहीं।
100% बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, कोई दूसरा बात नहीं। अच्छा, ये था नोट पॉइंट नंबर 4। नोट पॉइंट नंबर 5, टू नो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। क्या क्या चीजों को जानना है ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक डंडा रखा हुआ है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। हाउ विल बी द मोशन? ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, नहीं? अब मैं इसके ऊपर अगर छोटा सा फोर्स लगाऊंगा, सपोज ये अप्लाई ये छोटा फोर्स, तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। बड़ा फोर्स तो जोर से मूव करेगा। मतलब कैसा मोशन होगा वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर, नहीं? मैं अगर इधर को फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर जाएगा, और अगर उल्टा फोर्स लगाऊंगा, सपोज मैं इसको कुछ इधर को फोर्स लगाया तो ये इधर जाएगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है कि नहीं? नॉट ओनली दैट, देखो तो सपोज इस बॉडी के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, कहाँ पे? ये बघा, मान लो कि एक फोर्स में यहाँ पे लगाया। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस बॉडी विल ट्राई टू मूव लाइक दिस। जाएगा कि नहीं जाएगा? सपोज मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, और ये बॉडी कुछ ऐसे जाने लगा। लेकिन इंस्टेड अगर मैं 10 न्यूटन को यहाँ पर लगाने की जगह कुछ यहाँ पर लगाया, तो डू यू थिंक द मोशन विल बी सेम? नो, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स किस पॉइंट में फोर्स आ रहा है अभी ज्यादा मैटर करता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तीनों चीज मिलके डिसाइड करते हैं व्हाट विल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स में क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये तीन चीज मिलके डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, हाउ विल बी द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द बॉडी। क्या बातें समझ में आ रहा है ना? तो जब भी हम अभी आगे चल के ढेर सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वेराइटी फोर्सेस, जब भी हमारे सामने कोई नया फोर्स आएगा तुरंत हमें पता करना है तीन चीज, खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, कौन सा पॉइंट में आ रहा है। यू से वेट इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी, कहाँ पे? समझ में आ रहा है? कोई गैस बैलून ऊपर जा रहा है, कहोगे अपथ्रस्ट है, कहाँ पे आ रहा है अपथ्रस्ट? एट व्हिच पॉइंट? देयर मस्ट बी अ पॉइंट, क्योंकि वो फोर्स है कि नहीं? और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा रखा है और यहाँ पर एक डंडा रखा है, और मान लो कि ये ऐसे करके ढेर सारे फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे हैं। मान लो ये 5 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 1 न्यूटन का। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? सारे सेम डायरेक्शन में, 5 + 6 = 11 + 4 = 15 + 6 16 न्यूटन। तो आप कहोगे इस बॉडी के ऊपर 16 न्यूटन फोर्स आ रहा है, मतलब ये सबको भगा के 16 न्यूटन दोगे तो हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में देना है? नीचे की तरफ देना है। कहाँ पे देना है? इफेक्ट वही आएगा, जो इनका इफेक्ट आ रहा है वही इफेक्ट आएगा। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला जो चीज है बड़ा खतरनाक चीज है, उसको पकड़ना पड़ता है। क्या बात समझ में आया? जो जिसको इग्नोर कर देते तो चीजें यहाँ समझ जाता है, उसको भी कंसीडर करना है कि कहाँ पे आ रहा है। हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर 16 न्यूटन फोर्स आ रहा है, 16 न्यूटन आ रहा है, अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड 16 है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि कहाँ पे आ रहा है मैटर करता है कि नहीं करता है? तो टू नो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, कैसे पता करेंगे कहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे। फिलहाल तो हम देखिए कि टू नो द इफेक्ट ऑफ ए बॉडी, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, यू नीड टू नो 3 थिंग्स अबाउट द फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो क्या लिखेंगे इसमें? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड the effect of a force on a body. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, how a force comes into play, how a force comes into action। जब भी कोई फोर्स एक्शन में आता है
यू नीड एटलीस्ट टू थिंग्स, एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, है कि नहीं? दोनों में से कोई एक गायब होगा तो फोर्स कैसे होगा? अगर मारपीट हो रहा है, कौन है ऊपर? एक लड़का है, हो सकता है खुद ही थप्पड़ खा रहा होगा तो बात अलग है, तो मारपीट नहीं हुआ। तो दो होना चाहिए, एक जो फोर्स लगाएगा और जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। एक हुआ एजेंट, एक हुआ ऑब्जेक्ट। एजेंट के पास कोई इंटेंशन होता है, कोई मोटिव होता है फोर्स लगाने के लिए, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स आता है। तो दो चीज हुए, एजेंट और ऑब्जेक्ट हुआ। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए ब्लॉक kept here on ground and here is a person who is trying to push it, और पता चला कि इधर भी है कोई एक दूसरा आदमी जो थोड़ा दुबला पतला है, लेकिन वो भी पुश करने की कोशिश कर रहा है। दोनों पुश कर रहे हैं। सपोज ये पुश कर रहा है विथ 10 न्यूटन और ये पुश कर रहा है 10 न्यूटन। विल द ब्लॉक मूव इरेस्पेक्टिव ऑफ द मासेस? मासेस चाहे कुछ भी हो, ये मूव करेगा क्या? हम कहेंगे दे आर गिविंग ए बैलेंस सेट ऑफ फोर्सेस। बैलेंस सेट ऑफ फोर्सेस, ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्सेस आ रहे हैं और वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं वो बैलेंस्ड है। क्या बात समझ में आया? तो एक चीज समझ में आया कि इफ ए बॉडी acted upon by several forces, remains at rest, then the set of forces represent हम कहेंगे कि ए सेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। सो वी आर जस्ट राइटिंग सम वन लाइनर्स टू बेटर वे फील व्हाट इज फोर्स, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, वो तो सबको मालूम है ना। मान लो कि ये फोर्स दोनों बराबर नहीं है, विल नॉट द बॉडी मूव। ये मान लो कि ये 6 न्यूटन का है, तो इन दैट केस देयर विल बी नेट फोर्स। इधर से दे रहा है 10 न्यूटन, इधर से दे रहा है 6 न्यूटन, बाकी के फोर्स इधर को हो जाएगा। यू नो वेक्टर एडिशन कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन का इधर को। विल नॉट द बॉडी मूव? यस, एंड द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, द बॉडी इज मूविंग। सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन। क्या कहोगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई पूछेगा इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप कहोगे नेट फोर्स बाई मास। समझ में आ रहा है? फॉर अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ फोर्सेस द बॉडी accelerates at A equal to net force by mass of the body, है कि नहीं? क्या करें, तुम्हारे स्कूल में तो छोटी छोटी चीजें ऐसे आते हैं। एफ इक्वल एम, एफ दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, ए निकालो, ए दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, एफ निकालो, ऐसे करके वो तो आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीज, तीनों में से कोई 2 प्रेजेंट रहेगा, तीसरा नहीं निकला तो निकल जाएगा नहीं? अच्छा, अभी हम क्या कहेंगे, ये बॉडी, इसमें से हमें क्या कंसेप्ट मिला? मैं ये जो लिखने की बहाने ऑलमोस्ट रिपीटेशन हुआ जो बताया था, लेकिन उसमें से एक एम कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता था कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्सेस आने के बावजूद वो रेस्ट में है तो वो फोर्सेस बैलेंस्ड है, ये बताना चाहता हूँ, जो कि तुम जानते हो, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि आगे चल के चीज़ों को मैं ऐसे समझाने वाला हूँ। समझ में? पॉइंट नंबर 7, यू नो, अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आया, जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक एजेंट है, ये किसी एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स दे रहा है, ये है वो बॉडी फोर्स दे रहा है। आप कहोगे ये हो गया एजेंट जो फोर्स दे रहा है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स आ रहा है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट का बाउंड्री, और ये है एजेंट का बाउंड्री। दोनों का बाउंड्री अलग अलग नहीं? ऑब्जेक्ट का बाउंड्री के बाहर है एजेंट,
द एजेंट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो फोर्स देगा उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आया? Yes. When the agent is outside the boundary of the object, the force exerted by the agent is called external External force. external force। अगर मैं केस बदल देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ ये केस को मैं थोड़ा बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा? चलो ऐसा कहते हैं, ये एजेंट था, ये ऑब्जेक्ट था और ये एक्सटर्नल फोर्स था। अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, लेकिन अब ये आदमी क्या है, ये आदमी थोड़ा छोटा पड़ गया है और ये इसके अंदर खड़ा है। अरे हाथ बाहर निकलना है उसका। हाँ ठीक। अब ये आदमी को अगर मैं इसके अंदर खड़ा करता हूं तो व्हाट यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट द एजेंट इज इन द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी जो फोर्स दे रहा है वो क्या फोर्स होगा? Internal कितना force. सिंपल डेफिनेशन है। बाहर से दे रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स है, अंदर से दे रहा है तो इंटरनल फोर्स। तो इस केस में एजेंट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट और द फोर्स इज कॉल्ड, ऐसा फोर्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। क्या समझ में आया? एजेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, समझ में आ रहा है? बड़ा खतरनाक है, यही जरूरत पड़ेगा आगे चल के। आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाई नॉट इंटरनल फोर्स इज रिप्लेसिंग एक्सटर्नल फोर्स। हर जगह एक्सटर्नल फोर्स क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया कौन? जब एजेंट ऑब्जेक्ट के बाहर है। यहां पर क्या कहेंगे? एजेंट इज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में हम फोर्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे इंटरनल फोर्स। क्या मैं एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स आपको समझा पा रहा हूं? ये एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द बाउंड्री, द एजेंट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? Yes, sir. तो बताओ, योर वेट, दिस पेन हैज गॉट ए वेट। Weight of this pen is an external force or internal force on the pen? हर फोर्स को हम एक्सटर्नल और इंटरनल में कैटेगराइज कर सकते हैं। एवरी फोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, है ना? हाँ बताओ, वेट ऑफ ए बॉडी इज ऑल्सो ए फोर्स। दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। तो जब भी आपके दिमाग में कोई फोर्स आएगा तो पहले आपको सोचना यह है कि हु इज द एजेंट, हु इज द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इसका वेट क्यों है भाई? व्हाई इट पोजेसेस ए वेट? ग्रेविटी। अर्थ इज पुलिंग, तो अर्थ इज द एजेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज बीइंग पुल्ड। एजेंट कहाँ है? ऑब्जेक्ट के अंदर की बाहर है? बाहर है, तो फोर्स क्या बनेगा? एक्सटर्नल। सो वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि suppose here is a body and this body is being pulled by earth with whatever force it is being pulled, that is called the weight of the body। तो आप कहोगे weight of a body is an external force on it। क्या चीजें समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। क्या बात समझ में आया? यस। अच्छा, बात चल रहा था हमारा एक्सटर्नल फोर्स के बारे में और हम देख लिए कि एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं, इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं। हियर हेडिंग क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब ये आदमी इसके ऊपर एक ही एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, ये आदमी इधर से पुश कर रहा है, इधर से भी कोई पुश कर सकता है, हो सकता है देयर आर नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब सारा एक्सटर्नल फोर्स को जोड़ो
सारा एक्सटर्नल फोर्स को जोड़ोगे तो अगर जीरो हो जाएगा तो द बॉडी विल नॉट मूव। सारा इंटरनल फोर्स को जोड़ेंगे अगर जीरो हो जाएगा द बॉडी विल नॉट मूव। द बॉडी मूव्स व्हेन देयर इज ए फोर्स, नॉट एक्सटर्नल और नॉट इंटरनल। बताया कि नहीं बताया मैं? अच्छा, तो अगर आपको फीलिंग आ गया ये एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स है, जस्ट फॉर ए क्यूरियोसिटी ओनली मैं आपको 2-3 केस दिखाना चाहता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक डब्बा रखा है, दिस इज ए बॉक्स, और कोई आदमी इसके अंदर खड़ा है, अब ये पुश कर रहा है, ही इज गिविंग इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, डब्बे के अंदर है, इंटरनल फोर्स दे रहा है। सपोज हम कहेंगे एक डब्बा रखा है लेकिन इसका नीचे का ढक्कन खुला है, ये है डब्बा। अब वो आदमी, उसका नाम है अब्बा, ये अब्बा यहाँ पे खड़े होके डब्बे को मारा है। अभी एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है कि इंटरनल फोर्स? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका बाउंड्री क्या है? बाउंड्री तो ये है, द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, है कि नहीं? ये बाउंड्री से बाहर है कि नहीं? तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज? बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होगा आगे चल के, व्हाई एक्सटर्नल फोर्सेस आर एबल टू मूव ए बॉडी, व्हाई नॉट इंटरनल फोर्सेस। तो ढंग से चीजों को समझोगे तो समझ में आए। तो ये हो गया इंटरनल फोर्स, ये हो गया इंटरनल फोर्स, और ये हो गया इंटरनल में माल कहां से आएगा? इंटरनल फोर्स, और ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा केस को थोड़ा और बदल देते हैं। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक ट्रक रखा हुआ है, यहां पे खड़ा है पहलवान हमारा, वो क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है। ही इज गिविंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ट्रक और इंटरनल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि ट्रक के बाउंड्री के बाहर है कि नहीं? तो हम कहेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स। चलो मैं केस को थोड़ा और भी बदल देता हूं। कैसे? सपोज ये जो ट्रक था इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देता हूं। आई रिपीट द केस। ये जो ट्रक था इसमें क्या किया? मैं कोई कवर लाया और चढ़ा दिया इसके ऊपर, किसी को छुआ नहीं, एक पर्दा डाल दिया। नाउ ऑब्जेक्ट इज द एंटायर ट्रक इंक्लूडिंग द पर्दा। अब ये फोर्स क्या बन गया? तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स में ऐसे ही बदल जाता है? हाँ, बदल जाता है। सेम फोर्स, सेम आदमी जितने जोर से दे रहा था वही दे रहा है, लेकिन नाउ द फोर्स इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरनल फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स की इफेक्ट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर तो दोनों तो बराबर दिख रहे हैं। क्या अंतर है? क्यों अंतर है? अब देखेंगे हम लोग। ये था हमारा नोट पॉइंट नंबर 7। नोट पॉइंट नंबर 8, एक्सटर्नल फोर्सेस may be balanced or unbalanced. एक्सटर्नल फोर्सेस में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हो सकता है। एक ही आदमी ढकेल रहा है तो अनबैलेंस्ड है, दो आदमी दोनों तरफ तो बैलेंस्ड है। एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। अभी हम कहेंगे कि यहाँ पर गो बैक टू दिस केस। ये केस में अगर मैं कहूं ये आदमी कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस ही इज एक्सर्टिंग ऑन द ट्रक? दे रहा है कितने? दोनों हाथ से। अच्छा ठीक है, चलो मानते हैं कि हाँ ठीक है, हाथ से और पांव से ऐसे सोचते हैं। क्या ये आदमी जब इसको इधर को पुश कर रहा होगा, पांव से ट्रक का निचला हिस्सा को इधर नहीं पुश कर रहा होगा? दो ये फोर्स, बाई हैंड एंड बाई लेग आल्सो। अगर इसके पांव के नीचे हम कोई कारपेट डाल देते हैं, उसके नीचे तेल डाल देते हैं, क्या उसका पांव नहीं फिसल जाएगा? फिसल जाएगा। मैं किसी वॉल को पुश कर रहा हूँ, साथ साथ जमीन को पुश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अगर ये आदमी रेस्ट में है तो ये आदमी क्या कर रहा है? अगर इस आदमी के बारे में हम सोचेंगे, बेचारे के ऊपर दो फोर्स आ रहा है। ये आदमी, ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर दो फोर्स दे रहा है। एक फोर्स कुछ ऐसा दे रहा है, ये आदमी के चलते ट्रक के ऊपर एक फोर्स ऐसे आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? बाई हैंड और बाई लेग्स आल्सो ही इज ट्राइंग टू पुश द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रक। ऐसे आर नॉट देयर टू फोर्सेस एक्टिंग?
है कि नहीं? और जब वो ऐसे पुश करेगा क्या ट्रक चलेगा? चाहे कितने भी बड़े पहलवान हो, क्योंकि वो इधर को पुश कर रहा है, इधर को पुश कर रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो दे रहा है बट बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रहा है। मूव करने का कंडीशन क्या था? अनबैलेंस्ड होना चाहिए, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं था, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे दो फोर्सेस दे रहा है तो हम कहेंगे exerting balanced external forces। मतलब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। ये हम लोग समझ गए। ये बताना चाहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स में भी बैलेंस्ड में भी अनबैलेंस्ड। अगर वो आदमी इसी ट्रक के पास खड़े होके कहीं अगर हम कहेंगे कि ये ट्रक को वो इधर से पुश कर रहा है तो हम कहेंगे क्या कर रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, हाँ दे रहा है। बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? ट्रक के ऊपर अनबैलेंस्ड है, दूसरा दे रहा है ग्राउंड पे, ट्रक के ऊपर तो एक ही फोर्स दे रहा है। अगर आप देखोगे इस ट्रक को तो इस ट्रक के ऊपर आपको एक ही फोर्स मिल रहा है, यहाँ पे एक ही फोर्स मिल रहा है। जो फोर्स दिखने में कैसा है? वो फोर्स कुछ ऐसा है। दिस फोर्स इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स ये एक्सर्टिंग अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं? एक्सर्टिंग अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। सारा चीज समझने के लिए है, लिखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट यू मस्ट फील इट। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस एफ नेट इज नॉट जीरो। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस? ट्रक को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह खा रहा है ज्यादा बड़ा। हाँ अब ठीक है। अब ये बात है, तो कहने का मतलब हुआ जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। लेट अस थिंक अबाउट इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स अभी अभी हम लोग देखे थे, ये था ट्रक और यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे खड़े होके फोर्स लगा रहा था। ये आदमी को ऐसा खड़ा करते हैं, ठीक है ना, और ये पुश कर रहा है और ट्रक का ढक्कन पड़ा हुआ, तो फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस, है कि नहीं? अभी अगर हम ट्रक के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं देखेंगे, वो फोर्सेस क्या है? इंटरनल फोर्सेस है। और वो इंटरनल फोर्स दिखने में कैसा है? आपको होगी इंटरनल फोर्सेस ऐसा, एक तो फोर्स यहाँ पे और एक फोर्स यहाँ पे। बोथ ऑफ दीज आर इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि दोनों फोर्स ढक्कन के नीचे है ना। ये जो दोनों फोर्स है ट्रक के ऊपर आ रहे हैं और ट्रक मूव नहीं कर रहा है, ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है कि नहीं? तो आप कहेंगे इट इज बैलेंस्ड इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड इंटरनल फोर्स। क्या आप कोई दूसरा केस इमेजिन कर सकते हो जहां पर इंटरनल फोर्स भी होगा जो कि अनबैलेंस्ड होगा? सोचो तो। अनबैलेंस्ड भी होगा। अगर एक रोल के अंदर कुछ सोचो सोचो, क्योंकि वो आदमी इधर फोर्स दे रहा है तो इधर भी फोर्स दे रहा है, कहीं भी पुश करेगा तो दूसरे पांव से भी तो पुश करेगा कि नहीं करेगा? रिमेंबर, इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड, दे कैन नॉट बी अनबैलेंस्ड, दे आर ऑलवेज balanced. You cannot have unbalanced internal forces. Internal forces are always balanced. Discover the thing. क्या ये आदमी इसको बिना पुश किए इसको पुश कर सकता है? तुम हवा में रह के वाल को पुश कर सकते हो क्या? नीचे आप खड़े होके मैं इस वाल को पुश कर सकता हूँ, provided there is some force exerted by my leg on the ground. मान लो नीचे तेल डाल दिए, आपके सामने कोई अलमीरा रखा गया है, अलमीरा को पुश करो, with the help of the force at ground you are pushing this almirah and it is going. मान लो आपके पाँव के नीचे तेल डाल देंगे तो अलमीरा को पुश कर पाओगे? खुद ही फिसल जाओगे, है कि नहीं? You cannot be at rest. Means the forces on you are unbalanced. You are moving. आपके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, आप फिसल गए, मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नेट फोर्स आ रहा है जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। समझ में आ रहा है क्या? So this man can push this
विद द हेल्प ऑफ द फोर्स अवेलेबल हियर। यहाँ पर फोर्स अगर अवेलेबल नहीं होता, वो आदमी खुद खड़ा नहीं हो पाएगा तो कहाँ पुश करेगा? समझ में आ रहा है? ये आदमी के ये अच्छा, जब ये आदमी इसको पुश कर रहा है, ये भी तो आदमी को पुश कर रहा होगा। इफ यू लुक एट द मैन, ये जो आदमी है यहाँ पर खड़ा अभी से, चलो इसको लेके आते हैं। ये जो आदमी है, इसको बारे में सोचो तो इसके ऊपर क्या फोर्सेस आ रहा है? ये दे रहा है इसके ऊपर फोर्स, तो ये भी इसको पुश कर रहा होगा। कैसे पता चला सर पुश कर रहा है? क्योंकि ये पुश करता हुआ आदमी रेस्ट में है। अगर ये वाला हिस्सा को निकाल दें, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? क्यों नहीं गिर रहा था? कोई इसको पकड़ के रखा था, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स। फील इट। वी आर स्लोली अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। पढ़ेंगे उसको कैसे करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस को दिखाया जाता है, बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। फिलहाल हम जाएंगे लेट में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अगर ये आदमी इसको पुश कर रहा है तो पक्का ये ट्रक भी उसको पुश कर रहा होगा। कैसे पता चला? पता चला ऐसे, क्योंकि वो आदमी रेस्ट में है पुश करते हुए, है कि नहीं? रेस्ट में अगर ट्रक का ये वाला हिस्सा निकाल देंगे तो गिर जाएगा। तो अभी क्यों नहीं गिर रहा था? कोई रोक के रखा था। कौन? ट्रक रोक के रखा था। ट्रक मस्ट बी गिविंग फोर्स लाइक दिस। अब आदमी यहाँ पे भी एक फोर्स दे रहा है पीछे की तरफ, तो फिर ट्रक का ये जो हिस्सा है ये भी उसके ऊपर एक फोर्स ऐसे दे रहा होगा। तो आदमी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी बैलेंस्ड है, इसलिए वो रेस्ट में है। आदमी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस है कि इंटरनल फोर्सेस है? एक्सटर्नल, क्योंकि उसकी बाउंड्री से बाहर। लेकिन ट्रक के ऊपर जो आ रहे हैं वो ऐसा था। आर यू गेटिंग? चीजों को बढ़िया से समझना। ये एक्सटर्नल, इंटरनल, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ये सारे जो फोर्सेस है ना, बड़े कंफ्यूज क्रिएट करेंगे आगे चल के। फंडामेंटल समझोगे तो चीजों को इमेजिन कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड इंटरनल फोर्स है किसके ऊपर? ऑन ट्रक। बैलेंस्ड इंटरनल फोर्स ऑन ट्रक। एंड आदमी के केस में बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन। बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन। बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन। क्या बातें समझ में आ रहा है? लेकिन जब तक ये फोर्सेस बैलेंस्ड है तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा, बॉडी तो मूव नहीं करेगा। आदमी रेस्ट में है पुश करते हुए, मतलब उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे होंगे, वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या है? जीरो। दे रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, बट दोस फोर्सेस आर एक्टिंग फ्रॉम ए रीजन बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द मैन, सो दे आर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द मैन। क्या बात समझ में आया? ये चीजें याद रखो। एक्सटर्नल फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स तो लिख चुके हैं, मे बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। अभी भी थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल दिखाए थे, जब ये आदमी पुश कर रहा है उसके ऊपर जो इंटरनल फोर्स आए थे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। नेट फोर्स क्या था यहाँ पर? बैलेंस्ड इंटरनल फोर्स ऑन ट्रक एंड बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन। कोई बॉडी मूव कब करता है? व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड। तो इंटरनल फोर्स हरदम बैलेंस्ड होने के कारण इंटरनल फोर्स कैन नॉट मूव ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट, जबकि एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी को रेस्ट से मूव करवा सकता है। तो क्या लिखेंगे? Therefore, external force may move a body, but internal forces acting on a body cannot move it। हम यहाँ पर जब बॉडी बोलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडीज, ठीक है? कोई फ्लेक्सिबल रबर का खड़े होकर दोनों हाथ से पुश करेगा तो बड़ा हो जाएगा, पुश हो जाएगा, है कि नहीं? तो इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मूव ए बॉडी। तो सर अगर कोई बॉडी एक सिलेंडर के अंदर रहकर पुश कर रहा है तो सोचो 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 कि ये है हमारा कोई एक सिलेंडर। अब यहाँ पर कोई आदमी खड़े होके, कोई आदमी छोड़ो, कोई कीड़ा है, ये कीड़ा इसके अंदर चलने लगा। जैसे जैसे कीड़ा चलने लगेगा, विल नॉट दिस बॉल मूव फर्दर? अब तो इंटरनल फोर्स है सर, मूव कर रहा है,
नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। इट इज, क्योंकि वो एक टांग से तो नहीं चल रहा होगा, एक टांग से आगे की तरफ दे रहा होगा, एक टांग से पीछे की तरफ दे रहा होगा। इसमें हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे तेल डाल देंगे तो आप देखोगे जैसे ही कीड़ा चलने लगेगा ये बॉल यहीं फिसलने लगेगा, ये आगे नहीं जाएगा। आप सोचते हो कि आपकी कार जो भागता है इट इज बिकॉज ऑफ योर इंजन, नो। नहीं तो फिर ड्राइवर बैठा, इंजन प्रेस किया और गाड़ी एक्सीलेटर प्रेस किया, गाड़ी चलने लगा। सोचो कहीं अगर नीचे थोड़ा पानी गिर गया है तो चक्का वहीं फिसलता रहता है कि नहीं रहता है? इंजन चाहे कितने भी पावरफुल हो, यू नीड सम एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स टू मूव इट। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नहीं चलेगा। मान लो कि तेल डाल दिए और आपका वो क्या मर्सिडीज को रख के कोई बैठ के एक्सीलेटर दबाया, क्या होगा मालूम है? क्या भागेगा वो? नहीं, चक्का वहीं फिसलते रहेंगे, क्योंकि इज गिविंग इंटरनल फोर्सेस। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा वो मूव, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मिलेगा वो मूव नहीं करेगा। मतलब मूव कर रहा है क्यों? ऑफ कोर्स यू से इट इज बिकॉज ऑफ इंजन, बट नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द इंजन, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट ऑफ द इंजन। इंजन चक्का को घुमाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है और उसके चलते वो आगे चल रहा है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप गाड़ी को दौड़ा नहीं सकते। जो रेसिंग में दौड़ते हैं, रेसिंग कार, उसका चक्का को रफ करते हैं कि स्मूथ करते हैं? स्मूथ करेंगे, स्मूथ करेंगे चलेगा ही नहीं। जितने ज्यादा रफ करोगे उतने जोर से भागेगा। अब बोलोगे सर जोर से भागना है, रफ नहीं स्मूथ करेंगे। रेसिंग में दौड़ने के लिए जो जूता है, जूता का जो सोल है, रफ करना चाहिए कि स्मूथ करना चाहिए? रफ। जितना रफ होगा उतना जोर से भागे, बिकॉज द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन यू आर रनिंग, नॉट बिकॉज ऑफ योर मसलर फोर्सेस। और नीचे तेल डाल देंगे, किसी को भी दौड़ने के लिए कहेंगे तो वहीं पे ही गिरेगा, आगे नहीं भाग सकता। वाइल्ड एनिमल्स को तो ऐसे ही कैप्चर करते हैं, जब वो बीमार रहते हैं कोई जोन में रखते हैं, बांध के नहीं रख सकते, तो वहां पर बहुत ही स्मूथ सरफेस ले लेते हैं और उसके ऊपर छोड़ देते हैं। वो लोग भाग नहीं सकते, वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन खुले में बंधे हुए नहीं होते। समझ में आ क्या? तो यू मूव नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन फोर्सेस, बिकॉज योर फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। यू मूव बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स विच इज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप भाग नहीं सकते। सर वो वहीं पे मूव करता रहेगा, वहीं पे क्या होगा, मूव करेगा। ये क्या होगा, जैसे ये चढ़ेगा ना, आप देखोगे ये जो है ये ऐसे घूमने लग रहा है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये ग्लास का बनाया हुआ है और आप बाहर से देख सकते हो तो कीड़ा को लगेगा कि मैं चढ़ रहा हूँ। बॉल के ऊपर कोई चींटी बैठा है तो उसको लगेगा कि मैं घूम रहा हूँ। लेकिन आपको क्या दिखेगा मालूम है? बॉल जैसा था वैसा है, कीड़ा जहाँ था वही है। कीड़ा विल बी ऑलवेज एट द लोएस्ट पोजीशन। ये जितना चढ़ेगा उतना घूमेगा। मतलब बॉल घूम रहा है लेकिन कीड़ा वहीं पे है। कीड़ा भी चल रहा है, बॉल भी घूम रहा है, ये जितना चढ़ेगा ये उतना घूमेगा, ये हरदम लोएस्ट पॉइंट पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? डिस्कवर द थिंग्स। कीड़ा चलेगा, बॉल घूमेगा। कीड़ा चलने के बाद बॉल नहीं घूमेगा, कीड़ा चलने के साथ साथ बॉल घूमेगा। और देखोगे हरदम कीड़ा न्यू लोएस्ट पॉइंट में यहीं पे ही है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि कीड़ा हरदम लोएस्ट पॉइंट में ही है। कीड़ा को लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर कोई चींटी बैठा, उसको लगा मैं घूम रहा हूँ। लेकिन हम भी पूरे को सिस्टम मान रहे हैं, तो पूरे को सिस्टम मानेंगे तो आप देखोगे कि बॉल जहाँ था वही है। बॉल मतलब बॉल का सेंटर ऑफ मास, और कीड़ा जहाँ था वही। दे आर ऑलवेज एट द सेम पोजीशन। उनका पोजीशन में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, जबकि दोनों चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि ये एक डंडा है। अब ये डंडे में आपने दिया 10 न्यूटन, मैंने दिया 10 न्यूटन। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। क्या ये रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा नहीं, तो घूमेगा। लेकिन घूमेगा तो क्या ये मूव करेगा? सोचो, ये घूमेगा, भागेगा क्या? नहीं सर, खाली घूमेगा, जहां था वही रहेगा। तो सर बाहर से देखने वाले को लगेगा कि घूम रहा है, वो बॉल घूम रहा है, घूम लेकिन रहा बस है। अपनी ही जगह ऐसे घूम। हाँ, उसका जो सेंटर है वो सेंटर मेंटेन है। मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूँ, ये फिर आगे चल के मैकेनिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होता है ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स, दूसरा होता है रोटेशनल मैकेनिक्स। वो घूमने घुमाने वाली चीज वहां पर सब देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखें? पॉइंट मासेस, मतलब मास ऑफ द बॉडी इज एकोमोडेटेड एट ए सिंगल पॉइंट। अगर ये कोई एक अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट मास होता है, हम सोचो कि ये पूरे का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, तो सोचो तो ये पॉइंट इज नॉट मूविंग। सेंटर ऑफ मास बोलने से समझ में आता है? Yes, sir. ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्सेस आर बैलेंस्ड। न्यूटन्स लोग को ऐसे समझना है, ठीक है? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। बॉडी मतलब उसका सेंटर ऑफ मास, अज्यूमिंग दैट टू बी ए पॉइंट मास, है ना, नॉट फॉर ए एक्सटेंडेड मास। एनीवे, क्या मैं ये चीजें आपको समझा पा रहा हूँ? Yes, sir.
अब फोर्स को और दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नई नई चीजें सीखोगे समझोगे तो मैं अप्लाई करूंगा ना उसको सारा फिजिक्स में। अब देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स हो गया दो किस्म का, फिर से कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को और भी कहते हैं फील्ड फोर्स। हाँ, इसको कहते हैं फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑब्वियस है कि जो एजेंट है ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स दे रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना टच किया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना सिंपल है डेफिनेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सारे का डेफिनेशन कितना सिंपल बना दिया कि नहीं बना दिया। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट के बाहर है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल, दैट में बी बैलेंस्ड में बी अनबैलेंस्ड। अंदर है इट इज इंटरनल फोर्स, ऑलवेज बैलेंस्ड। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मूव ए बॉडी। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर एजेंट ऑब्जेक्ट को टच करके दे रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना टच किए दे रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे हम कहेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज एक दूसरे को टच करके फोर्स देते हैं क्या? नहीं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बन गया। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या धरती में हाथ निकाल के तुमको खींचती है? नहीं, वो तो खींचती है एवरीथिंग, है कि नहीं? तो आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स में मान लो कि कोई बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, पुशिंग बाय टचिंग, बिना टच किए भी पुश कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कैसे? सपोज इस बॉडी में एक मैग्नेट फिट कर दिए, दूसरा मैग्नेट उसका बगल में लाए तो पता चला कि वो पुश हो गया, रिपेल कर गया। और से पुलिंग बाय ए रोप, रस्सी लगा के खींच लें तभी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नहीं, और क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? कॉन्टैक्ट, क्योंकि टच में आएगा तभी होता है। अपथ्रस्ट और बुआंट फोर्स, कोई सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबो तो लिक्विड जो इसको टच में आता है वो इसको पुश करके ऊपर ले आता है, तो अपथ्रस्ट इज आल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो आप कहोगे अपथ्रस्ट इज आल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ढेर सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ढेर सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे को टच करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स देंगे। नाउ यू आर सिटिंग लाइक दिस, your elbow is on the desk, means you are giving a force on the desk and desk is giving a force on you. Two bodies in contact always exert forces onto each other. Are you getting? तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना टच के भी दे सकते हैं तो उनको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, फोर्स बिटवीन टू मासेस, हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है कि नहीं? मैं बिना तुमको छुए तुम्हारा सर को ऐसे मोड़ सकता हूँ कि नहीं मोड़ सकता हूँ? बिना छुए मैं जाऊंगा तुरंत तुम्हारे पास जाके हाथ ऐसे करूंगा, तुम ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? क्या कौन सा फोर्स दिया मैं? अरे नहीं, वो हाइपोथेटिकल हो गया। फोर्स दिया कुछ, तुम तो डर के मारे ऐसे हो गए। तुम अगर देखोगे तभी ना, तुम अगर आंख बंद करोगे मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे करोगे क्या? नहीं। सो डोंट टेक एग्जैगरेटेड और ये हाइपोथेटिकल थिंग्स, समझ में? एब्स्ट्रैक्ट हो गया ये। ऐसा कोई हम हाथ ऐसे करते तो ऐसे कर देते, मैं तुमको ऐसे ऐसे किया तुम आ गए, देखो मैं बिना छुए तुमको खींच लिया, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ ऐसा नहीं। तो यू अंडरस्टैंड क्यों साई को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अब भी साई है। साई इज नॉट हियर इन क्लास। यस। हाँ देखा, मैं बोला नॉट हियर, बोला यस, वो नहीं। थैंक यू। तो अभी हम लोग देखे कितनी किस्म की फोर्स। पहला देखे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या देखे हम लोग? बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो क्या है? बैलेंस्ड है। मूव कर रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? टू नो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फिर हम देखें कि व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। फोर्स को एक्शन में आने के लिए एजेंट और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। एजेंट अगर ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के अंदर है तो हम इसको कहेंगे इंटरनल और बाहर है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? External forces may be balanced or unbalanced. Internal forces are always balanced. Internal forces cannot move a body. Being outside a car, you may or may not push a car, but then move a car. But then being inside, you can never move. पुश करोगे तो सामने वाला सीट को आगे की तरफ पुश करो और पीठ से पीछे वाला सीट को पीछे की तरफ पुश करो, नेट फोर्स दे दिए कार के ऊपर, क्या होगा? इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. इंटरनल फोर्सेस always exist in pairs of equal and opposite forces. समझ में आया क्या? Internal forces always exist in pairs of internal and equal and opposite forces. तो net force क्या हो जाता है? 0. Internal forces are always balanced. They cannot move a body. So how a car is moving when the driver pushes the accelerator? He is giving internal force. कैसे? It is not because of the pushing force of the engine. It is because of the friction available outside. है कि नहीं? फ्रिक्शन जो बाहर है वो नहीं रहेगा तो कार तो वहीं पड़ा रहेगा, कितनी भी जोर से एक्सीलरेट करे कार का चक्का घूमते रहेगा लेकिन कार आगे जा नहीं पाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हमें समझना है. जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है वहां पर भाग नहीं सकते. तो टू मूव ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड? ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वही अनबैलेंस्ड होता है. ऑलवेज रिक्वायर्ड इज अनबैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल. एवरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्सटर्नल बट एवरी बैलेंस्ड फोर्स इज नॉट नेसेसरली एक्सटर्नल. इट मे बी एक्सटर्नल मे बी इंटरनल. घुमा फिरा के उल्टे उल्टे तरीके से सोचो. कोई के बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस आ रहे हैं मतलब तो फोर्सेस मस्ट बी एक्सटर्नल. समझ में आ रहा है? और कोई बॉडी के ऊपर अगर बैलेंस फोर्सेस आ रहे हैं तो फोर्सेस मस्ट बी मे बी एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज बैलेंस्ड है और एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो भी सकते हैं. बराबर फोर्स आ गया तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ गया तो क्या आप लोग फोर्स के ये अहमियत को फील कर पा रहे हो सारा चीज को? अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पहला क्या है बताओ? इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसका एक्सीलरेशन 0 है, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. कोई बॉडी का एक्सीलरेशन अगर 0 है तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम. कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब है? जब उसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर ऑल बैलेंस्ड. पढ़ना क्या है हमें? पढ़ना ये है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं क्या? कोई जरूरी है कि उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा होगा कोई बॉडी रेस्ट में है तो? सोचो तो. ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कम से कम वेट तो आ रहा होगा. हाँ अगर स्पेस में जाएगा हो सकता है कि कोई फोर्स नहीं आ रहा है, लेकिन अर्थली बॉडी के ऊपर कम से कम वेट तो आ रहा होगा. और एक फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है, ओनली वन फोर्स, कैन यू से दैट फोर्स इज ए बैलेंस्ड फोर्स? कम से कम 2 चाहिए बैलेंस होने के लिए. Isn't it? At least 2 forces are required to be balanced forces. कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आ रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल केस है. तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा फोर्स आ रहे होंगे, 10 फोर्स आ रहे होंगे, 25 फोर्स आ रहे होंगे. Are you able to feel it? हमारा काम क्या है इस चैप्टर में? चैप्टर में काम है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं और फोर्सेस के बारे में सब कुछ जानना है. मतलब हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है ना? इंटरेस्टिंग. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है उसके ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ये हमें करना है. इस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम एनालिसिस. क्या बात समझ में आया? जैसे हम कहेंगे कि हाँ सपोज ये कोई एक सपोज हम कहेंगे कि ये कौन है, ये एक वॉल है, ये एक फ्लोर है, यहाँ पे कोई एक लेडर ऐसे रखा हुआ है और ये लेडर को ऐसे बांध दिए हैं. ये लेडर अभी रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? कहाँ जाएगा मतलब? इसका मतलब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस सारे मिलके नेट फोर्स क्या है? 0. जितने सारे फोर्सेस मतलब कौन सा फोर्सेस को देखेंगे? एक्सटर्नल की इंटरनल? क्योंकि इंटरनल फोर्स तो पेयर में आते हो तो काम के नहीं है, रह ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आप काउंट करके बता सकते हो हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी नाउ? एक्सटर्नल फोर्स 2 किस्म के होते हैं, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट. नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? फोर्स वाला ग्रेविटी वाला फोर्स. अब ग्रेविटी वाला फोर्स तो ग्रेविटी इसको खींच रहा होगा,
ग्रेविटी मस्ट बी पुलिंग इट, ग्रेविटी मस्ट बी पुलिंग इट, तो हम कहेंगे इसके ऊपर ग्रेविटी एक फोर्स तो दे रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सा हुआ, कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने, जहां जहां पर कॉन्टैक्ट में टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स दे रहा होगा, और यहाँ पे भी एक फोर्स दे रहा होगा, और ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। थ्रेड छोड़ देंगे तो फिसल जाएगा ना, हाँ, थ्रेड को पुल कर रहा है। सो हाउ मेनी फोर्सेस, अगर मैं बात करूं किसी एक स्मूथ प्लेन का, तो आप कहोगे उसके ऊपर 4 एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं, और हमारा काम क्या है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ, ये फोर्स कितना न्यूटन का, ये कितना न्यूटन का, ये सब बताना है, सारा हम निकाल देंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो सर अगर कोई बॉडी लाइक जैसे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, तो फिर हमारा वेट लग रहा है, तो और हम रेस्ट है, मतलब रेस्ट पे है, तो फिर जैसे लड़की बोल रही है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम ही खड़े हो, हम नहीं, ये खड़े, इसका वेट तो आ रहा है, वेट आ रहा है ना, कि रेस्ट में कैसा है, एक ही फोर्स आ रहा है, नहीं नहीं, यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, द फ्लोर यू आर इन कांटेक्ट विद दैट, द फ्लोर इज पुशिंग यू और पुलिंग यू, हाँ, तो यू आर क्रिएटिंग सम बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस, इसलिए रेस्ट में हो। और अगर आपने कुछ ऐसा किया और ऐसे करके जंप किया, यू एक्सीलरेटेड, इसका मतलब ये जो ग्राउंड का फोर्स था ज्यादा था कि वेट ज्यादा था? ग्राउंड का फोर्स, अरे सेम हुआ तो बैलेंस हो जाता, मूव नहीं करता, मूव कर गया मतलब ये ज्यादा बना दिया आप, तो वो उठ गया ऊपर। दिस मस्ट बी मोर देन दिस, क्योंकि जंप किया ऊपर। क्या बात समझ में आ रहा है? वो जाएंगे, उसमें जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन शुरू से तुम जंप कर जाओगे उधर तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। हम धीरे 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 आपको लेके पहुंचाएंगे जो आप चाहते हो, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो वहां पर सीधे चले जाएंगे, इधर वाली चीजें सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे छोटे छोटे माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर कितने सारे अंदरूनी चीजें हैं कि नहीं समझने के लिए। समझ में आया? तो ये जो चैप्टर हम लोग अभी देख रहे हैं, इस चैप्टर फोर्सेस इन एक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको लेके बड़े इंटरेस्टिंग चीजें भी देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे what it means by tension in a thread, what it means by a force in a spring। किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ो तो फिर वो वापस आ जाता है कि नहीं? तो क्या वो इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है, क्या उसको वापस लाता है, सोचना है, सारा चीज देखेंगे उसमें। दूसरा चीज ये हुआ कि when a body is in contact with another body, how they exert forces on to each other, वो सब देखना है। फिर इक्विलिब्रियम एनालिसिस को देखना है। तो अगले क्लास में हम लोग वही देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एनालिसिस के बारे में देखेंगे, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, टेंशन इन ए थ्रेड क्या होता है ना। तो सब चीज़ों को अगले क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, बढ़िया।